अगले दिन सुजाता के घर के बाहर महिलाओं की लाइन लग जाती है और सब अपने कपड़े सिलवाने कविता के पास आते हैं। पर जो खराब नियत और सोने के लालच में कपड़े सिलवाने आता था, उनके कपड़े सी तो जाते थे पर वो सोने के नहीं बनते थे, और जो नेक नियत लेकर कपड़े सिलवाने आते थे उनके कपड़े सोने के बन जाते हैं। इसी तरह कविता अपने हर कपड़े को सोने का बना देती है, जिसके बाद सुजाता के परिवार वालों की गरीबी एकदम से दूर हो गई और कविता के पांचों भाई भी शहर से चले आते हैं और सब मिलकर एक बड़े से घर में रहकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। आओ आओ और ये दाना खाओ। ये बोलते हुए भावना अपने आंगन में बैठे 4 कौओं को दाना खिला रही होती है। पता नहीं लोग कौओं को पसंद क्यों नहीं करते। कौवे तो सच में बहुत प्यारे होते हैं। देखो, तुमसे बात करते करते पता ही नहीं चला कि तुम्हारा खाना कब खत्म हो गया। चलो, आज के लिए इतना ही, अब हम कल मिलेंगे। मैं भी जाकर बाकी के बचे हुए कपड़े सिल लेती हूँ। इतना बोलकर भावना अपने घर के अंदर जाती है और अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े सिलने लगती है कि तभी थोड़ी देर में भावना की बहू अर्चना मंडी से सब्जी लेकर आ जाती है। हे भगवान, इस गर्मी ने तो हालत ही खराब कर दी। ऐसा लग रहा है कि सूरज देवता धरती पर आकर बैठ गए हों। क्या हुआ बहू, तू तो पूरी की पूरी पसीने से भीगी हुई है। क्या करूं माँ जी, बाहर गर्मी ही इतनी हो रही है। घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता है कि मानो हम लोग धरती पर नहीं सूर्य ग्रह पर हों। ऊपर से घर में एक पंखा भी नहीं है, इतनी गर्मी, ऊपर से ठंडी हवा भी नसीब नहीं होती। ऐसे में तो जीना बहुत मुश्किल है। गरीबी ऐसी होती है, लेकिन हमें इस गरीबी में ही जीना होगा। तू यहाँ बैठ जा, मैं तेरे लिए अभी मटके का ठंडा ठंडा पानी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर भावना अपने चूल्हे के पास जाती है और पास में ही रखे मिट्टी के मटके से अपनी बहू के लिए ग्लास पानी लेकर आती है। अब थोड़ा चैन आया पानी को पीकर। इस गर्मी में तो बस अब इस मटके के पानी का ही सहारा है। अर्चना इतना बोल ही रही होती है कि तभी अर्चना का 10 साल का बेटा अमन गुस्से से स्कूल से आता है और अपना स्कूल बैग जमीन पर फेंक देता है। अमन, ये क्या तमीज है? स्कूल बैग को कोई ऐसे फेंकता है क्या? मुझे नहीं जाना स्कूल। स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे साथ कोई भी दोस्ती नहीं करता, ना कोई खेलता है। सब लोग मुझे गरीब गरीब कहकर चिढ़ाते हैं। मेरे पास पहनने के लिए बस ये स्कूल की यूनिफॉर्म और ये फटी हुई शर्ट है। मुझे नए कपड़े चाहिए और घर में पंखा एसी भी चाहिए। मुझसे इस गर्मी में नहीं रहा जाता। सभी मेरे दोस्त के घर में फ्रिज है, एसी है, कूलर है, पंखा है, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। अमन बेटा, इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है? मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी दादी जल्दी ही तुम्हारे लिए ये सारी चीज लेकर आएंगी। चलो, अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद कढ़ी चावल बनाए हैं। नहीं, मुझे नहीं खाने, आप ही खाओ, मैं जा रहा हूँ बाहर। इतना कहकर अमन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। भावना का बेटा केशव गांव में खिलौने बेचने का काम किया करता था, लेकिन कई महीनों से केशव का काम ही नहीं चल रहा था। भावना गांव वालों के कपड़े सिलकर अपने घर का खर्च चलाती थी। अब धीरे धीरे उनके घर में पैसों की कमी बढ़ने लग जाती है और वो लोग खाने के लिए भी तरस जाते हैं। लेकिन ऐसे में भी भावना अपने कौओं को खाना खिलाना नहीं छोड़ती है। मेरे प्यारे कौओं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुमको कभी भूखा नहीं रहने दूंगी। मेरे अलावा तुम कौओं का है ही कौन? लो, आज फिर मैं तुमसे बात करते करते दाने खत्म हो गए। चलो, अब हम लोग कल मिलते हैं। इतना बोलकर भावना अंदर चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और भावना के परिवार के दिन बदतर से बदतर होने लगते हैं। लेकिन ऐसी हालत में भी भावना अपने कौओं को खाना खिलाना नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक रोज जब भावना अपने कौओं को दाना खिला रही होती है तो उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। ये देखकर उन चारों कौओं में से एक कौआ बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? कौन है? ये कौन बोला? अरे, मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है। ये मैं हूँ भावना, जिसे तुम रोज रोज दाने खिलाती हो। ए भगवान, ये कैसे हो सकता है? ये तो कौवा है और ये बोल कैसे सकता है? मैं कोई साधारण नहीं बल्कि एक मायावी कौवा हूँ। मैं रोज देखता हूँ कि तुम कैसे हमें दाना खिलाती हो। तुम भले ही भूखी रहती हो, लेकिन कभी भी हमें दाना खिलाना नहीं भूलती।
आज तुम्हें रोता देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। कौवे के पूछने पर भावना उसे सारी चीज बता देती है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो जो अपने परिवार वालों का पेट पालने के लिए इतनी मेहनत करती हो और साथ ही साथ हमारा भी इतना ख्याल रखती हो। तुम एक दर्जी हो और तुम्हारा सारा काम सिलाई मशीन से होता है, इसलिए। इतना कहकर वो कौवा उड़ता हुआ भावना के घर के अंदर जाता है और उसकी सिलाई मशीन के सामने बैठकर अपने मुंह से एक सुनहरी और चमकदार रोशनी निकालता है, जिससे वो रोशनी उस सिलाई मशीन पर जा गिरती है। अब से तुम्हारी सिलाई मशीन एक जादुई सिलाई मशीन है। इससे सिलने वाला कोई भी कपड़ा जब तुम या तुम्हारे परिवार का सदस्य पहनेगा तो उस कपड़े से ठंडक मिलेगी। लेकिन कैसे? ये तो तुम्हें कपड़े सिलने के बाद ही पता चलेगा। उस मायावी कौवे के जाने के बाद भावना अपने पोते की फटी हुई शर्ट निकालती है और उस जादुई सिलाई मशीन से उसे सिलती है। शर्ट सिलने के बाद उस शर्ट में एक सफेद रोशनी निकलती है और देखते ही देखते वो शर्ट बर्फ के शर्ट के रूप में बदल जाती है और उस शर्ट में से भाप निकल रही होती है। भावना अपने पोते अमन को जब वो शर्ट देती है तो सच में ये शर्ट तो बहुत ठंडी है, ऐसी शर्ट तो पूरे गांव में किसी के पास नहीं होगी। और देखो इसमें से धुआं भी निकल रहा है, अब तो मेरे सारे दोस्त मेरी शर्ट को देखकर जलेंगे। अपने पोते के चेहरे पर इतनी खुशी देखकर भावना बहुत खुश होती है और भावना अपनी बहू और अपने लिए साड़ी सिलती है और अपने बेटे के लिए कपड़े सिलती है, जिसके बाद फिर से उन कपड़ों में से चमकदार रोशनी निकलती है और वो कपड़े फिर से बर्फ के कपड़े बन जाते हैं। माँ जी, इस साड़ी को पहनकर तो ऐसा लग रहा है कि मैं रेगिस्तान से शिमला में चली गई हूँ। इन कपड़ों में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सारी गर्मी शरीर से दूर हो गई है। भावना के पूरे परिवार वाले बर्फ के कपड़ों को पहनकर बहुत खुश होते हैं। भावना के परिवार वाले जैसे ही बाहर निकलते हैं तो सभी लोग उनके बर्फ के कपड़े देखते ही दंग रह जाते हैं और वो भी भावना के पास बर्फ के कपड़े सिलवाने के लिए आते हैं। माँ जी, आप क्या हमारे लिए भी बर्फ के कपड़े सिल सकती हैं? क्या इसके लिए हम आपको मनचाही कीमत देने के लिए तैयार हैं? जी माँ जी, हमें भी ये बर्फ के ठंडे ठंडे कपड़े पहनने हैं। क्यों नहीं, मैं तुम लोगों के कपड़े जरूर सियूंगी। इतना कहकर भावना उन लोगों के लिए भी अपनी सिलाई मशीन से कपड़े सिलती है और देखते ही देखते वो कपड़े भी बर्फ के कपड़े के रूप में बदल जाते हैं, जिसके बाद अब धीरे धीरे पूरे गांव में भावना के बने हुए बर्फ के कपड़े फेमस होने लगते हैं और हर कोई अब भावना के बने हुए बर्फ के कपड़े खरीदने के लिए आता है, जिससे अब भावना के घर के हालात ठीक होने लगते हैं। और देखते ही देखते भावना और उसका पूरा परिवार उस छोटी सी झोपड़ी से निकलकर एक बड़े से आलीशान महल में पहुंच जाता है, जहां पर उनकी जरूरत के लिए हर एक चीज होती है। माँ जी, आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सब आपकी अच्छाई की वजह से है। ये तो बस भगवान की कृपा है और उस मायावी कौवे का चमत्कार। जो भी सब हुआ सब उसकी ही कृपा है।